So hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful sa video. We are going to start a beautiful new chapter which is called Directors. Directors जो है कंपनी लॉ का चैप्टर 14 है. ठीक है, कंपनी लॉ का चैप्टर 14 है हमारा डायरेक्टर्स. ये डायरेक्टर्स. नाउ डायरेक्टर्स का जो चैप्टर है ना, दिस इज ह्यूज. इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज चैप्टर. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज चैप्टर है. अंडरस्टूड. सो इसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कैसे क्या करना है. मैं तुमको समझा दूंगा पूरा. सेक्शन वाइज हम लोग जाएंगे. अब एक चीज़ समझना, जैसे हम लोगों ने मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखा था ना, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो चैप्टर हम लोगों ने किया था, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे हम लोगों ने कैसे किया था मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? हम लोगों ने चार्ट फॉर्मेट में किया था. ठीक है, चार्ट फॉर्मेट में. क्यों? क्योंकि ये प्रोसीजरल सेक्शंस थे. ठीक है, प्रोसेस बताता था कि अगर आपको सेक्शन 96 करना है तो कौन से प्रोसेस से जाना है, अगर आपको सेक्शन 100 करना है तो कौन से प्रोसेस से जाना है. ठीक है, आज का जो ये चैप्टर है प्रोसीजरल चैप्टर नहीं है, ये इंफॉर्मेटिव चैप्टर है. तुमको जानने को मिलेगा डायरेक्टर्स के बारे में पूरा पूरा. डायरेक्टर्स में कौन कौन डायरेक्टर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस चैप्टर में. ठीक, तो इसको पढ़ने का तरीका सबसे बढ़िया होता है, ये भी हम लोग एक अलग फॉर्मेट से करेंगे, वो है टेबल फॉर्मेट. क्या बताओ? टेबल फॉर्मेट से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, टेबल फॉर्मेट में तुमको समझा दूंगा कैसे क्या करना है, और इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा प्रिसाइज्ड रहेगा कि आप लोग एग्जामिनेशन में रिवीजन करने के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगा. आराम से रिवाइज करके तुम जा सकते हो एग्जामिनेशन के लिए. ठीक, ओके. अगर तुम्हारे दिमाग में ये डाउट है कि सर क्या ये जो हम लोग आप नोट्स प्रोवाइड करते हो, क्या इज़ दैट सफिशिएंट? इट इज़ मोर देन सफिशिएंट. तुम पास करके तुम्हारी ज़िंदगी भर ये नोट्स तुम पढ़ पाओगे. समझ में आ रहा है? प्रोवाइडेड दैट कोई अमेंडमेंट ना आए. अमेंडमेंट्स आ गए तो नोट्स को तुमको चेंज करना होगा. ठीक है, तुम्हारा एग्जामिनेशन पास करके ट्रेनिंग कंप्लीट करवा देगा तुम्हारा. ठीक, और एक एडवाइस मैं तुमको देना चाहता हूँ एज पर कंपनी लॉ. आज का कंपनी लॉ का लेक्चर है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कि कंपनी लॉ को इस प्रकार से ना पढ़ो कि कंपनी लॉ तुमको सिर्फ एग्जामिनेशन पास करना है. ठीक है, कंपनी लॉ को एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मत पढ़ो. कंपनी लॉ को पूरा लाइफ टाइम याद करने के लिए पढ़ना होगा तुमको. ठीक है, तुम चाहे JIGL भूल जाओ एग्ज़ाम के बाद, तुम चाहे ECIPL भूल जाओ, तुम चाहे सेबी जिसको हम लोग कहते हैं SLCM या तो CMSL जो हो चुका अब, ठीक है, CMSL, ये चाहे तुम भूल जाओ, तुम चाहे टैक्स लॉ भूल जाओ, तुम चाहे CAFM भूल जाओ. ठीक है, भूलना का मतलब क्या है? CAFM में अकाउंट्स वगैरह थोड़ा बहुत तो तुमको याद रहेगा ही, टैक्स में थोड़ा बहुत तो तुम्हारा बेसिक याद रहेगा ही. CMSM तुम चाहे पूरा ही भूल जाओ, ECIPL भूल जाओ, JIGL भूल जाओ, SBIL तो भूल नहीं सकते. SBIL एंड कंपनी लॉ एक ऐसे प्रकार के SBIL पार्ट है स्पेसिफिकली, अगर मैं बताऊं, तुम ये भूल नहीं सकते. कंपनी लॉ तुम भूल नहीं सकते. क्यों? मैं तुमको समझाता हूँ. क्योंकि थ्रू आउट योर लाइफ तुमको कंपनी लॉ से रिलेटेड ही काम करना है. वो अलग बात है कि तुम स्पेशलाइजेशन में चले जाते हो. ठीक है, तुम अगर ट्रेडमार्क के ऊपर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, तुम अगर लिक्विडेशन वाइंडिंग आपके ऊपर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, वो CS बनने के बाद तुम कर सकते हो. दैट्स अ डिफरेंट करियर पाथ. ठीक है, जो CS होके गुजरता है, आपको गुजरना होगा, एग्जामिनेशन देना होगा, उसका अलग होता है. ठीक, लेकिन एज अ कंपनी सेक्रेटरी तुमको जिंदगी भर कंपनी लॉ जो है तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए. तो अब जो है, अब तुम इस प्रकार से ना पढ़ो कि सिर्फ अभी के लिए याद करना है, ये तुमको जिंदगी भर याद करना है. उसी पर्सपेक्टिव से मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ इस चीज़ को. ठीक है, ऑल्सो एट द सेम टाइम कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पास होना है. ठीक है, दोनों को मिला के मैं तुमको, दोनों जो चीज़ है, इंटेंशन है मेरा एग्जामिनेशन पास एंड थ्रू आउट योर लाइफ यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस, ये दोनों माइंड में रखते हुए मैं तुमको कराने वाला हूँ. तो तुमको बहुत ध्यान से सुनना है, एक एक वर्ड जो है ना तुमको समझना है. और ये भूल से भी ऐसा मत सोच लेना कि एक बार ये लेक्चर मैं देख लूँगा तो मेरे को सब कुछ समझ में आ जाएगा टॉप टू बॉटम. समझ ऑन द, जिस टाइम मैं कराऊंगा उस टाइम तुमको समझ ज़रूर आ जाएगा, लेकिन याद नहीं कर पाओगे. याद करने का टेक्निक है बार बार रिवीजन करना. तो इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे, जैसे मैं आज सुबह तुमको ये कंप्लीट करवा दूंगा, तो सुबह एक बार देख लोगे, शाम को एक बार देख लोगे, रात को एक बार देख लोगे. देखने का मतलब ये होता है कि वीडियो एक ही बार देखोगे, लेकिन रिवीजन नोट्स से ज़्यादा करोगे एंड राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, जो मैं क्वेश्चन सेट करूँगा तुम्हारे लिए. ठीक, इस बात का ध्यान रखना है. अगर आप बहुत ही ज़्यादा नए बच्चे हो, देन आपको मैं बता दूं, वी आर डूइंग कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट
एग्जॉस्टिव प्रीमियम लेक्चर्स ऑन यूट्यूब जो आपको एग्जामिनेशन में पास करवाएगा, ठीक है। चैनल को ज़रूर लाइक करो एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो। डेफिनेटली पुट योर अटेंडेंस इन द कमेंट सेक्शन, ये मैंडेटरी होता है, सारे स्टूडेंट्स अटेंडेंस दोगे, ठीक है। ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है कि चलो नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, बिकॉज ये एक टू साइडेड जो है, क्या बताओ, कोऑपरेशन है। ओके, यू गिव योर कमेंट्स, यू गिव योर अटेंडेंस, ताकि मेरे को पता चले इतने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एंड सो दैट दिस बैचेस कंटिन्यू, अदरवाइज बैचेस स्टॉप हो जाएंगे अगर पार्टिसिपेशन नहीं है तो ज़रूर आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 14, दैट इज़ डायरेक्टर्स, ठीक है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड कंसेप्चुअल चैप्टर, डायरेक्टर्स हम लोग करने वाले हैं। नॉर्मली तुमको इस चैप्टर में सबसे आज जो हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ से मैं तुमको बता देता हूँ, ये तुम्हारे पूरे सेक्शन के लिस्ट है जो इस चैप्टर में है, ये सारे तुमको करना है, ठीक, ये पूरा तुमको करना है। आज जो हम लोग कोशिश करेंगे, मुझे पता नहीं कि क्या हम लोग ये इतना जो है इतने सेक्शंस कवर कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे ये फर्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 151 तक कवर कर ले, ठीक, कोशिश करेंगे ज़रूर। सबसे बड़ा सेक्शन जो है इस चैप्टर में है सेक्शन 149। 149 में 13 सबसेक्शंस है, सेक्शन 149 में 13 के 13 सबसेक्शंस है। ये 13 जो सबसेक्शन है, 13 सबसेक्शंस है, ईच सबसेक्शन टॉक्स अबाउट डिफरेंट थिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, ओके। तो इसमें बहुत टाइम कंजम्पशन हो जाता है, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात करता है, वुमेन डायरेक्टर के बारे में बात करता है, रेसिडेंट डायरेक्टर के बारे में बात करता है, मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी, ये सब कुछ बात करता है ये वाला सेक्शन, तो ये बहुत लंबा हो जाता है, ठीक। तो इसके बाद हम लोग सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फ्रॉम डेटा बैंक के बारे में हम लोग जानेंगे, कोशिश करेंगे कि इंडिपेंडेंस डायरेक्टर्स के बारे में जो कुछ भी है वाइंड अप कर ले आज के आज, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर, ये लास्ट टॉपिक रहेगा, ये हम लोग कोशिश करेंगे ये तीनों जो है कंप्लीट कर ले आज के आज, ठीक है। तो आज का एम क्या है, पहला का 3 डेफिनेशन, उसके बाद 1 2 3, फर्स्ट 3 डेफिनेशन जो है ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तुमको सिर्फ याद रखना है, ठीक है, कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 10, ठीक है, क्या कहता है, कहता है डेफिनेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, वो डेफिनेशन है इस सेक्शन में, ठीक। सेक्शन 2 डेफिनेशन का सेक्शन होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होते हैं जिसको अपॉइंट किया जाता है टू बिकम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट करता है बाय द शेयर होल्डर्स, समझ में आ रहा है, ये वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, अंडरस्टूड। इसका प्रोसेस हम लोग समझेंगे, टेंशन ना लो। डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर वही बंदा है जो कंपनी में बैठ के कंपनी के लिए काम करता है, ठीक है। इट टेक्स केयर एंड इट इज़ लाइक अ एग्जीक्यूटिव पर्सन हु एग्जीक्यूट्स ऑल द वर्क, ठीक है। अब डायरेक्टर्स में एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव्स भी आते हैं, वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तीसरा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसका तो पूरा राम कथा हम लोग देखने वाले हैं आज, ठीक। तो पहला जो दो है ना, ये नॉर्मल तुम सिर्फ याद रखो, ठीक है, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, सिंपल चीज़ है, जो बोर्ड में बैठते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड जिसको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है वो डायरेक्टर, ठीक, कंप्लीट, इतना तुम याद रखो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से लेकर हम लोग ये जो हम लोग करने वाले हैं बहुत लंबा चलने वाला है, ठीक, ओके। ध्यान से देखना है, ठीक है दोस्तों, एकदम बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, समझना है इस चीज़ों को। सबसे पहले ये जो सेक्शन 149 है इसको याद रखना, ठीक है। अगर हो पाए तो 13 का 13 जो सबसेक्शन है उसको याद करने की कोशिश करो कि कौन सा सबसेक्शन क्या कहता है, क्योंकि इस सबसेक्शन के अंदर सब कुछ आ जाते हैं, वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, सब रेसिडेंट डायरेक्टर, ये सब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए अगर आप चाहो कि एग्जामिनेशन में सिर्फ 149 लिख के भी आ सकते हो, लेकिन अगर तुमने सबसेक्शन लिख दिया तो भैया भारी एक प्रकार का ना इंप्रेशन गिरता है तुम्हारा कि तुमको याद है सबसेक्शंस। तो मैंने सबसेक्शंस भी बहुत प्रॉपरली यहाँ पे ड्राफ्ट कर रखा है, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे दोस्तों कि मिनिमम एंड मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने होंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम डायरेक्टर्स, ये जो डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है, मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होंगे, मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स होंगे, कौन से कंपनी में कितने डायरेक्टर्स बैठेंगे, सबसे बेसिक क्वेश्चन हमेशा याद रखो। हम लोग पढ़ रहे हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है, सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कहता है, पब्लिक कंपनी अगर है आपका तो मिनिमम आपको 3 डायरेक्टर्स बिठाना है, अगर आपका प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स बिठाना है,
अगर आपका 1% कंपनी है, 1% कंपनी है तो मिनिमम एक डायरेक्टर बिठाना है आपको, ये कहता है तुम्हारा सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। ठीक, अब सुनो, तुम सोच रहे होगे कि सर ये इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना है क्या, मतलब द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस प्रकार से। देखो तुमको याद रखना है, ठीक है, तो तुम डायरेक्ट वो याद रखो जो इंपॉर्टेंट है। तुमको याद रखना है ये पब्लिक कंपनी में 3 बैठेंगे। अब ये जो पब्लिक कंपनी में 3 बैठेंगे ये तुम इंग्लिश में नहीं लिख पाओगे, ऑब्वियसली लिख पाओगे। द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड इन पब्लिक कंपनीज 3, इतना तो तुम लिख ही पाओगे। तो तुमको इंग्लिश तो तुम अपने लैंग्वेज में तुम लिख रहे हो ना, लेकिन ये जो तुमको चीज़ है ये तुमको याद रखना है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में 1% कंपनी में कितने डायरेक्टर्स बैठेंगे। ठीक, ये बेसिक लीगल जो फ्लोर है जिससे डायरेक्टर स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और ओपीसी का सबसे लोएस्ट रिक्वायरमेंट रहता है। अच्छा, अब तुम सोच रहे होंगे कि मैक्सिमम डायरेक्टर्स फिर सर कितने। मैक्सिमम डायरेक्टर्स हमेशा याद रखना 15 ही बैठ सकते हैं, मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15 बैठ सकते हैं इन एनी कंपनी। सारे कंपनी के लिए डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम कितना है 15, तो 1% के लिए भी 15, प्राइवेट के लिए भी 15, पब्लिक के लिए भी 15, ठीक है। लेकिन एक कैच है, कैच ये है, तुम सोचोगे कि यार इतना बड़ा जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल ये जो अंबानी का, ठीक है, अंबानी का ऑलमोस्ट उसके सारे फैमिली मेम्बर्स डायरेक्टर्स बन के बैठे हैं उनके कंपनीज में, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर के बारे में बात करूँ मैं, तुम देखोगे कम से कम 18 डायरेक्टर तो है ही, ठीक है, 18 डायरेक्टर तो है ही। तो तुम सोच रहे होंगे कि 15 डायरेक्टर से ऊपर डायरेक्टर कैसे, मैक्सिमम लिमिट तो हमारा 15 है। तो सिंपल चीज़ ये है कि अगर तुमको 15 डायरेक्टर से ज़्यादा डायरेक्टर रखना है तुम्हारे कंपनी में, तो तुमको सिर्फ एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, ठीक है। देखो प्रोविज़ो ये है, कैन अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। एक स्पेशल रेजोल्यूशन तुमको पास करना होता है, उसके बाद तुम अपॉइंट कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा बवाल। ठीक, तो मिनिमम कितने हो गए बताओ ज़रा। मिनिमम हो गया तुम्हारा पब्लिक कंपनी के लिए 3, तो 3 to 1 याद करना है, पब्लिक कंपनी के लिए 3, प्राइवेट कंपनी के लिए 2 एंड 1% कंपनी के लिए 1। मैक्सिमम 15, अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, सिंपल चीज़। ठीक अब आते हैं हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सबसेक्शन 149(1) क्लॉज बी में बताया गया है अबाउट वीमेन डायरेक्टर्स। क्या बताओ, वीमेन डायरेक्टर्स। वीमेन डायरेक्टर्स के बारे में तुमको जान के बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, समझो इस चीज़ को। क्या कहता है, कहता है कि such class or classes of companies as may be prescribed shall have at least one women director। कम से कम एक women director इनको चाहिए होगा। एस में भी प्रिस्क्राइब मतलब जिन कंपनीज के बारे में बताया गया है, प्रिस्क्राइब्ड है कि कौन से कंपनीज, प्रिस्क्राइब्ड वाला मैंने यहाँ पे लिखा है, तो प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले इसको समझो कि जो भी प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज है उनको एक वुमेन डायरेक्टर रखना है, जैसे भी ठीक। अब ये जो है ना प्रोविजन, ये प्रोविजन रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि आजकल तुम देखोगे सारे कंपनीज में वुमेन डायरेक्टर वैसे भी बैठते हैं, लेकिन विमेन रिप्रेजेंटेशन जो है, इक्वालिटी के लिए, विमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए, विमेन को प्रमोट करने के लिए बहुत पहले आया था ये सबसेक्शन। इसको रिमूव नहीं किया गया है क्योंकि आज के डेट में भी हम लोग मानते हैं कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता है, ठीक है। तो विमेन्स भी एज अ डायरेक्टर बैठ सकते हैं, और कुछ कंपनीज ऐसे जिनको मैंडेटरी रखना है, और वो मैंडेटरी कौन से हैं, वो ये वाले हैं, सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज। कौन से क्लासेस, यहाँ वाले जो हम लोग देखेंगे। एस में भी प्रिस्क्राइब शैल हैव एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी प्रोविजन है, याद रखना, ठीक है, मैंडेटरी। अंडरस्टूड, ओके। अब वो कौन से कंपनीज है जो जिनको मैंडेटरीली वुमेन डायरेक्टर रखना है। सबसे पहला, एवरी लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर रहेगा, मैंडेटरी। फिर एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है या फिर उससे ज़्यादा, या फिर उसका टर्नओवर 300 करोड़ है या फिर उससे ज़्यादा। पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है या फिर उससे ज़्यादा, एंड तुम्हारा 300 करोड़ है या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। तो जिन भी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 100 करोड़ रुपीज़ है, जिन भी कंपनीज का टर्नओवर कम से कम 300 करोड़ रुपीज़ है, उनको एक तुम्हारा
मैंडेटरी विमेन डायरेक्टर रखना ही है, और सारे लिस्टेड कंपनीज को तो वैसे भी रखना है, ठीक। अच्छा, इनिशियल अपॉइंटमेंट देखो, मस्ट बी अपॉइंटेड विद इन 6 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे तुमने इनकॉर्पोरेशन कंपनी का कर लिया, मतलब बना लिया कंपनी को, उसके 6 महीने के अंदर अंदर तुमको वुमेन डायरेक्टर को जो है अपॉइंट करना होता है, ठीक है, विद इन 6 मंथ ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। अंडरस्टूड। अच्छा, उसके बाद फिलिंग ऑफ वैकेंसी। अगर वैकेंसी हो गया, वैकेंसी मतलब चली गई, निकल गई, ठीक है, तो 3 महीने के अंदर अंदर यू हैव टू रीफिल। इस बात का ध्यान रखना, विद इन 3 मंथ्स यू हैव टू फिल द वैकेंसी, ठीक है। ऑफ द मस्ट बी फिल्ड विद इन 3 मंथ्स ऑफ द वैकेंसी ऑकरिंग और बाय द डेट ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, ठीक है। मतलब पकड़ ले आज 3 मंथ्स, इसका ध्यान में रखना, 3 मंथ्स ये वेकेंट हो गई आज के डेट में, ये टुडेज डेट है, टुडेज डेट है, पकड़ ले 5 तारीख को, 5 जैन को वो क्या हो गई बताओ, वेकेंट हो गई, ठीक है। तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर यू हैव टू अपॉइंट अ, क्या बताओ, यू हैव टू अपॉइंट अ विमेन डायरेक्टर, या फिर और आपका जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगा ना, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग उसमें तुम अपॉइंट कर लेना, विच एवर इज लेटर। अब लेटर क्यों है मैं तुमको समझाता हूँ, लॉजिक समझना इस चीज़ के बारे में, ठीक है। पकड़ ले विमेन डायरेक्टर 5 तारीख को निकल गई, कहाँ से, तुम्हारे दुकान से, मतलब कंपनी से निकल गई विमेन डायरेक्टर, ठीक, उसको पसंद नहीं आया, वो निकल गई। अब ये जो वैकेंसी हुआ है, अब वैकेंसी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है कैजुअल वैकेंसी, वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अब सुनो इस चीज़ को कि वो वैकेंट हो गई मतलब निकल गई, ठीक है। अब जो निकल गई, पकड़ ले 5 तारीख को निकल गई, और 7 तारीख को तुम्हारा वैसे भी शेड्यूल्ड एक बोर्ड मीटिंग था, शेड्यूल्ड बोर्ड मीटिंग था, ठीक है। पहले से तुम लोगों ने शेड्यूल कर रखा है बोर्ड मीटिंग, ठीक। तो अगर 5 तारीख को वो निकल गई और 7 तारीख को तुम्हारा बोर्ड मीटिंग है, अगर ये विच एवर इज लेटर ना होता तो तुमको बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करना पड़ता, और 2 दिन के अंदर अंदर तुम कैसे अपॉइंट करोगे किसी को, है ना। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में तुमको यहाँ पे प्रोविजन में क्या बताया, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में तुमको अपॉइंट करना है, ठीक है, और 3 महीने का के अंदर तुमको करना है, और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग दे दिया। बाई चांस अगर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तुम्हारा 3 दिन बाद होता, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, तो तुम वुमेन डायरेक्टर लाओगे क्या, कहाँ से, तुमको तो टाइम लगेगा ना वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। इसलिए बताया गया विच एवर इज लेटर। इसका मतलब कि अगर 5 तारीख को निकल गई और 7 तारीख को तुम्हारा बोर्ड मीटिंग भी है, 5 तारीख को निकल गई, 7 तारीख को तुम्हारा बोर्ड मीटिंग है, तो तुमको बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा अभी भी तुम्हारे पास 3 महीने का समय है, इसके अंदर तुम आराम से टाइम लेकर कर सकते हो, विच एवर इज लेटर, समझे ना। तो ये 7 तारीख को तुम्हारा बोर्ड मीटिंग है, और 3 महीना कौन सा लेटर है, 3 महीना लेटर है, तो बाद में तुम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर अपॉइंट हो जाना चाहिए, ठीक है, विद इन 3 मंथ्स, याद रखना विद इन है, ये नहीं है कि 3 महीने के बाद, विद इन 3 मंथ्स, इस बात का ध्यान रखना, 3 महीने के अंदर अंदर तुमको अपॉइंट करना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। तो अब ऐसा भी हो सकता है, पकड़ ले तुम्हारा 3 महीने बाद तुम्हारा नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग का देखो, समझो इस चीज को, मस्ट बी फील्ड विद इन 3 मंथ्स ऑफ वैकेंसी ऑकरिंग और बाय द डेट ऑफ द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। इसका मतलब ये कि 3 महीने के बाद अगर तुमने बोर्ड मीटिंग शेड्यूल किया, ये जो 5 तारीख को निकल गई, उसके बाद कोई बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड ही नहीं है, एकदम 3 महीने बाद शेड्यूल कर रखा है तुम लोगों ने, ठीक है। तो 3 महीने बाद, या मतलब 3 महीने बाद तुमने शेड्यूल किया, पकड़ ले, ये जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होने वाला है ना तुम्हारा, ये चौथे महीने में होने वाला है, फोर्थ जो है मंथ में होने वाला है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, या तो थर्ड, ये जो थर्ड मंथ है, थोड़ा और रिलेटिव तुमको दिखाता हूँ, थर्ड 3.5 मतलब 3.5 मंथ्स गुजर चुका है, उसके बाद तुमने रखा है, ठीक है। 3.5 मंथ्स बाद तुम्हारा आने वाला है, क्या बताओ, बोर्ड मीटिंग। तुमने डेट पहले से डाल रखा है, 3 महीने के, 3.5 महीने के बाद तुम्हारा बोर्ड मीटिंग होने वाला है। तो विच एवर इज लेटर, यहाँ पर भी विच एवर इज लेटर, इसका मतलब 3 महीने के अंदर अपॉइंट नहीं करना है, जो भी नेक्स्ट तुम्हारा बोर्ड मीटिंग का डेट होगा उस पर तुम अपॉइंट कर सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है, इसको ध्यान से याद रख लो। अब कोई बच्चा कहेगा सर समझ नहीं आया, समझ सब कुछ आ रहा है, तुमको याद नहीं हो पा रहा है, ये बताओ क्या समझ नहीं आया यहाँ पे। तुमको सिंपल ये चीज़ ध्यान में रखना है, या तो 3 महीने के अंदर अंदर अपॉइंट करना है, या तो तुम्हारा नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है उस पे अपॉइंट करना है, विच एवर इज लेटर, जो भी डेट लेटर में आए, जो भी डेट बाद में आए, पहला डेट अगर ये आ रहा है और ये अगर दूसरा डेट में आ रहा है तो दूसरा डेट में यहाँ पे तुम कर सकते हो, ठीक है।
अगर तुम्हारा पहला मीटिंग, जैसे मैंने तुमको बताया कि 5 जन को वो निकल गई, 7 जन को तुम्हारा बोर्ड मीटिंग है, 7 जन को, तो तुम्हारा ये फर्स्ट जो है पहला ये आ रहा है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तुम्हारा पहला आ रहा है, और विच एवर इज लेटर ये आ रहा है, ये सेकंड में आ रहा है, लेटर कौन आ रहा है, थर्ड मंथ में, तो तुम थर्ड मंथ के अंदर अंदर अपॉइंट कर सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? विच एवर इज लेटर, याद रखियो, ठीक? समझ में आ रहा है? इशिका बताओ, समझे? कोई टेंशन वाली बात नहीं है? ओके, देखो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देखो ये ट्रांजिशनिंग सेक्शन है, इसको करना ना करना बराबर है, लेकिन करा दूंगा। ट्रांजिशन फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज, एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मस्ट कंप्लाई विद इन 1 ईयर। ये सिंपल रूल ना हर जगह लगता है, ट्रांजिशनिंग सेक्शन। इसका मतलब ये कि कंपनीज एक्ट 2013 बनने से पहले जो भी कंपनीज थे उनको ये अप्लाई करना है, ठीक है, विद इन 1 ईयर, ठीक है? अब देखो 2013 कंपनीज एक्ट 2013 आया, इसके बाद जितने भी कंपनीज बन रहे हैं उनके ऊपर तो ये एक्ट ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन उन कंपनीज का क्या जो 2013 से पहले बने थे, उनको कब ये एप्लीकेबल होगा? उनको बोले कि 1 ईयर का टाइम है तुम्हारे पास, पूरा एक्ट को एप्लीकेबल करना है तुम्हारे कंपनी में, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये रेलेवेंट नहीं है आज के डेट में, क्यों? क्योंकि ये तब रेलेवेंट होता है जब नया नया निकलता है, ताज़ा ताज़ा निकलता है एक्ट, ठीक है? 1956 समझ में आ रहा है, गया, 2013 आया, तो जब ताज़ा ताज़ा निकलता है तब उनको टाइम लिमिट दिया होता है कि पुराने कंपनीज टेंशन मत लो, तुमको जो है ये कंपनी नया कंपनीज एक्ट को तब फॉलो करना, एक साल का टाइम लिमिट है, इसके अंदर अंदर तुम फॉलो कर सकते हो, मतलब लागू कर सकते हो तुम्हारे ऊपर, ठीक है? और 2013 के बाद इमीडिएटली बाद जितने भी कंपनीज फॉर्म होंगे ना, उन कंपनीज को तो वैसे भी 2013 को ही फॉलो करके बनना होता है। समझ में आ रहा है? तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, अभी 2026 है, ठीक है? तो सारे कंपनीज ही एप्लीकेबल हो चुके हैं, तो इसलिए इस सेक्शन का कोई रेलेवेंस नहीं होता। क्या ये समझ में आ चुका है दोस्तों? चलो, अच्छा, ये है ग्रैंडफादरिंग क्लॉज। ग्रैंडफादरिंग क्लॉज कहा जाता है इसको फॉर ओल्ड कंपनीज। अब सारे ही 2013 के अंदर ही रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ठीक है? 2013 जब आया था उसी साल ये एप्लीकेबल होता है, ये सब सेक्शन, ठीक? अभी एप्लीकेबल नहीं है, ये छोड़ दो आराम से, इसको इसको सोचो मत, ठीक है? नॉर्मली याद रखना, कभी भी कोई नया एक्ट आता है तो पुराने वाले जो कंपनीज है उनके ऊपर 1 साल का टाइम लिमिट होता है तो एप्लीकेबल करने के लिए नए एक्ट को, बस इतना ही, ठीक? उसके बाद आता है ना दोस्तों रेसिडेंट वाला डायरेक्टर। क्या बताओ? रेसिडेंट वाला डायरेक्टर। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने मेंशन करना ही भूल गया, एक चीज़ मैं मेंशन करना ही भूल गया, ये जो विमेन डायरेक्टर है ना दोस्तों, कहाँ गया? ये जो विमेन डायरेक्टर है, इनका जो सिटिंग फीस होता है ना, सिटिंग फीस, ये कैनॉट बी लेस देन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, कैन बी लेस देन अदर डायरेक्टर्स। नॉर्मली होता क्या है मैं तुमको समझाता हूँ। होता ये है कि जो भी मीटिंग होता है ना, मीटिंग में डायरेक्टर आके पार्टिसिपेट करेगा, इसका एक अलग फीस होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिटिंग फीस। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिटिंग फीस। वो जो आके पिछवाड़ा रखेगा चेयर के ऊपर, उसके लिए एक फ़ीस दिया जाता है, ठीक है? उस फीस को कहा जाता है सिटिंग फीस, बैठने का फीस। अब ये जो फीस है ये नॉर्मली 1 लाख रुपए होता है, ठीक है? अच्छे खासे कंपनी में 1 लाख होता है। जब भी मीटिंग होगा तुम आओगे, 1 लाख रुपए तुम्हारे फ़ी जो है ये रहता है। अगर सारे डायरेक्टर का 1 लाख है तो विमेन डायरेक्टर का 90,000 नहीं हो सकता। या तो 1 लाख दो, या तो 1 लाख से ज़्यादा तुम दे सकते हो, 1.5 लाख दे सकते हो, लेकिन इससे कम नहीं। सिंपल मतलब ये, जो भी आंकड़ा होगा बाकी डायरेक्टर्स को जितना मिल रहा है उतना बराबर वुमेन डायरेक्टर को मिलना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, ये प्रोविजन में है, ठीक है? क्या ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अच्छा, एक सेकेंड, ठीक है, मैं एक बार ओके, ये डिन विन जो है ना, ये हम लोग यहाँ से करेंगे। मैं इंस्टीट्यूट का मटेरियल से भी तुमको कराने वाला हूँ, तो टेंशन नहीं लेना एकदम। ये लास्ट में देखेंगे हम लोग, डिन का रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये बेसिक एकदम ABCD जो होता है ना, वो ये एकदम लास्ट में तुमको मैं बताऊंगा, कोई टेंशन ना लेना, ठीक? ओके, ठीक है, तो ये जो है हम लोग करेंगे कब दोस्तों? सीधा मटेरियल से करेंगे दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है दोस्तों एकदम, ठीक है?
ये इंपॉर्टेंट है, डिन वगैरह इंपॉर्टेंट है, तो टेंशन ना लेना। ये जो डिन वगैरह है ना, मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ कंपनी लॉ को सीखना कैसे है। ये डिन का जो रिक्वायरमेंट वगैरह है ना, ये तुम्हारा रूल्स में आता है, अंडरस्टूड। तो एक साथ करेंगे, रूल्स भी करेंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं है, फॉर्म वगैरह सब देखेंगे। सीधा हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं एक बार। ये डिन कंप्लीट, ये पूरा डिन 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 है। डिन का मतलब सर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तुमको अगर डायरेक्टर बनना है तो तुम्हारे पास एक आईडी होना चाहिए, उसी को कहा जाता है डायरेक्टर का आईडी को कहा जाता है डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, ये एकदम बेसिक है। फर्स्ट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, ये हम लोग देखेंगे। वीमेन डायरेक्टर ये जो मैं तुमको करा रहा हूँ अब, डायरेक्टर इलेक्टेड बाय, सॉरी ये तो स्मॉल शेयर कहाँ गया, वीमेन डायरेक्टर, ये वीमेन डायरेक्टर, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो, अगर तुम देखोगे ना तो तुमको दिखेगा कि भैया इसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से ड्राफ्टिंग नहीं हुआ है, इसलिए मेरे को ड्राफ्टिंग करना पड़ा प्रॉपरली, ठीक है। सेम ही चीज़ है, 100 करोड़ 300 करोड़, ठीक। अच्छा, अब तुम सोचोगे सर ये वाले तुमने नहीं करा है। The board of directors of top 500 listed entities shall at least have one independent women director by April 2019. The board of directors of top 1000 listed entities shall have at least one independent director by April 1st 2020, ठीक है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंपनीज एक्ट में नहीं है, ये है सेबी में। कहाँ पे है? सेबी। ये जब हम लोग मटेरियल करेंगे, मटेरियल को मैं मार्किंग करवाऊंगा तुमको पूरा, तब तुमको सेबी का यहाँ से अलग से कराऊंगा। तो जो तुम्हारा इंस्टीट्यूट मटेरियल ड्राफ्ट करता है ना, वो सेबी को मिलाकर, कंपनीज एक्ट को मिलाकर, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को मिलाकर एक साथ ड्राफ्टिंग करता है, ठीक। तो तुमको ये याद करने में दिक्कत आ जाएगा, अंडरस्टूड, कि एक सेक्शन के बाद दूसरा सेक्शन, क्योंकि तुमको फोकस देना है यहाँ पे कंपनी लॉ पे, सेबी पे भी फोकस देना है। सेबी पे तो ये तुम सीखने ही वाले हो, सीएमएसएल पे भी तो तुम ये सीखने ही वाले हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग फोकस देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस तुमको रहना है ये सारे सेक्शंस जो हम लोग प्रॉपरली कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद जो अलग अलग, जैसे सेबी में क्या लिखा है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में क्या लिखा है, वो सारे जो डिटेल्स है वो हम लोग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स में मार्किंग करवाते करवाते मैं करवा दूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तुमको? प्रोसीजर समझ में आ रहा है कि कैसे तुमको पढ़ना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट जो है ना इरिटेट हो रहे होंगे, अभी सोच रहे होंगे कि यार इतना डिफिकल्ट है यार। तो बात यह है कि ये कोर्स भी तो इजी नहीं है, कोर्स डिफिकल्ट है, प्रोसीजर डिफिकल्ट है, लेकिन ये प्रोसीजर अगर तुम फॉलो करोगे तो प्रॉपरली तुम्हारा हो जाएगा, प्रॉपरली तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। वरना देखो कि एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया, तुमको समझ में नहीं आ रहा प्रॉपरली, रिटेन करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। तो ध्यान में रखना इस चीज़ को। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखो जैसे ये सिटिंग फीस के बारे में, ये जो सिटिंग फीस है, मज़ा आया करके सिटिंग फीस? तो मैं यही चेक कर रहा था कि यहाँ पे सिटिंग फीस के बारे में कुछ मेंशन है कि नहीं है, इंस्टीट्यूट स्किप कर रहा है क्या टॉपिक, मैं वो देख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे तो यहाँ पे दिख नहीं रहा सिटिंग फीस के बारे में, वुमेन डायरेक्टर का जो सिटिंग फीस है उसके बारे में मेरे को दिख नहीं रहा यहाँ पे। इसका मतलब शायद इंस्टीट्यूट ने स्किप किया होगा वो वाला टॉपिक, ठीक है। यहाँ से तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्टार्ट होता है, समझ में आ रहा है। तो तुमको फोकस्ड रखना है, जो मैं करा रहा हूँ उसको प्रॉपरली करना है, याद रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे ट्रेनिंग वगैरह में सब कुछ में इंपॉर्टेंट काम में आएगा, ठीक है। स्टोरी समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आ रहा है। आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये समझ में आ चुका है। अब हम लोग जाएंगे रेसिडेंट डायरेक्टर के ऊपर। रेसिडेंट डायरेक्टर है सेक्शन 149 सब सेक्शन 3। कुछ नहीं है, तुमको सिर्फ इतना याद रखना है, तुम्हारे कंपनी में कम से कम एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट वन डायरेक्टर जो इंडिया में रह चुका हो, हु हैज़ स्टेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, पास्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, ये जो फाइनेंशियल ईयर तुम्हारा जा रहा है तो उसमें 182 डेज वो रहा है, वो रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो 182 डेज रहना मैंडेटरी है। कम से कम एक डायरेक्टर तो तुमको रखना होगा तुम्हारे कंपनी में जो रेसिडेंट डायरेक्टर हो। क्या हो? रेसिडेंट डायरेक्टर। रेसिडेंट मतलब यहाँ का डायरेक्टर। अब बात ऐसे हो जाते हैं ना कि कंपनीज जो है इंडिया में कंपनीज खोल लेते हैं सारे डायरेक्टर फॉरेन का, ठीक है, और शेयर होल्डर्स किसी को रीच नहीं कर पाते, सारे डायरेक्टर फॉरेन में।
तो दिक्कत हो जाता है। इसलिए एक तो भैया तुम्हारा रेसिडेंट डायरेक्टर तुमको रखना ही है। इंश्योर्स अ फिजिकल रेसिडेंट मैनेजरियल प्रेजेंस इन इंडिया, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अच्छा, एकदम न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, दिस रिक्वायरमेंट अप्लाइज प्रोपोर्शनेटली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका मतलब ये मैंने तुमको बताया कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तुमको रखना है। अब देखो फॉर एग्जांपल एक कंपनी जिसने इनकॉर्पोरेट हुआ 2001 में, 2001 में उसने इनकॉर्पोरेट किया, 2001 जून में उसने इनकॉर्पोरेट किया, तो इसका फाइनेंशियल ईयर का क्या रहेगा, फाइनेंशियल रहेगा 2001 से लेकर 2002 तक। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें उसने कम से कम 182 डेज रहा है, समझ में आ रहा है, ऐसा तुमको डायरेक्टर रखना है, अंडरस्टूड, ठीक है। अब जो कंपनी, सुनो, ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा तब ना जाके तुम देखोगे कि भैया कौन सा है रेसिडेंट डायरेक्टर, फिर ना तुम आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, तुम्हारे कंपनी में प्रॉपरली। तुम जून में तुम्हारा फॉर्मेशन हुआ, तुम अचानक से रेसिडेंट डायरेक्टर कहाँ से लाओगे? रेसिडेंट डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट ही तो ये है कि उसको 182 डेज रहना है। तो अगर तुम नए कंपनी हो, तो नए कंपनी अगर हो ना, तो इमीडिएटली 2001 में तुमने कंपनी बनाया, उसी वक्त रेसिडेंट डायरेक्टर रखना, ऐसा तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में होगा नहीं, क्योंकि 182 डेज तुमको वैसे भी रहना है। तो इसके ऊपर एप्लीकेबल तब होगा जब तुम्हारा ये एंटायर ईयर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये ईयर कंप्लीट हो गया, कोई भी एक डायरेक्टर है जिसने 182 डेज रहा है इस ईयर में, तो वो बन जाएगा तुम्हारा, क्या बताओ, रेसिडेंट डायरेक्टर, एक रेसिडेंट डायरेक्टर, ठीक है। अच्छा, यह हल्का सा रिलेक्शन है, एकदम नया कंपनी, क्योंकि नया कंपनी और रेसिडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया कैसे फुलफिल करोगे, एकदम आज ही फॉर्म हुए हो, तो 182 डेज तो हुआ ही नहीं है, तो तुम रेसिडेंट डायरेक्टर कहाँ से रखने लग गए, ठीक है। देखो रेसिडेंट डायरेक्टर का ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं होता कि भैया अपॉइंट करेंगे, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है अपॉइंट करेंगे, विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, ऐसा नहीं। सिंपल चीज़ है कि तुम्हारे कंपनी में एक डायरेक्टर कम से कम ऐसा होना चाहिए जो 182 डेज इंडिया में रहे, ना जाए, समझ में आ रहा है। तो इसको कहा जाता है रेसिडेंट वाला डायरेक्टर, ठीक। अब आते हम लोग सबसे मज़ेदार टॉपिक जो कि है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसको बहुत अच्छे से देखना है। देखो मैं तुमको एक चीज़ समझाता हूँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ से शुरू होता है, ये पूरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चलेगा, ठीक है, ये पूरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चलेगा, ये पूरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चलेगा, यहाँ से लेकर ये देखो रिम्यूनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पूरा ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पूरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चलेगा, यहाँ पे ख़त्म होगा, सबसेक्शन 10 में जाके 11 में जाके कंप्लीट होगा, ये देखो 149 11 में जाके कंप्लीट होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। तो ये बहुत बवाल वाला टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, अंडरस्टूड। देखो क्या है रिक्वायरमेंट, क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, समझना क्या कहता है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5, ठीक है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। 4 क्या कहता है एंड 5 क्या कहता है, ठीक है, समझाएंगे। देखो 4 कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखो। अब सिंपल चीज़ ये कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको रखना है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तुमको मतलब समझा देता हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, ठीक है। देखो डायरेक्टर में सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो आता है, जो स्टूडेंट्स को लगता है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और इसी जो डायरेक्टर है ये भी सेक्शन 149 ही गवर्न करता है। अब इस डायरेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। समझो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हु इज दिस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ पर्सन हु इज इंडिपेंडेंट, independent from the company, who is independent from the company. What is the requirement of an independent director कि क्यों मेरे को independent director चाहिए होता है किसी भी कंपनी में। फॉर एग्जाम्पल आज मैं अगर किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने जाऊं, ठीक है, तो मैंने इनकॉर्पोरेट किया ये कंपनी, ठीक है, एस लिमिटेड इनकॉर्पोरेट किया मैंने कंपनी। इसमें मैं बिठाऊंगा डायरेक्टर्स 1 2 3 4 5, और डायरेक्टर्स किस किस को बिठाऊंगा, ये मैं बैठ गया, ठीक है, ये मेरी मम्मी, ये मेरी डैडी, ये ग्रैंडफादर,
ये ग्रैंड मदर, पूरा फैमिली को बिठा दिया मैंने, ठीक है, पूरे फैमिली को मैंने बिठा दिया एज अ डायरेक्टर, ठीक। अब ये कंपनी क्या है, लिमिटेड है, एस लिमिटेड, लिमिटेड मतलब, लिमिटेड का मतलब होता है पब्लिक कंपनी, पब्लिक, ठीक है, ये पब्लिक कंपनी मतलब पब्लिक से पैसा उठाया है, मैंने पब्लिक से पैसा उठाया, सिंपल चीज, ठीक है। पब्लिक कंपनी बनता है इसलिए कि उसे तो पब्लिक से पैसा उठा पाए, तो मैंने पब्लिक बना। अब ये सारे एक फैमिली के, वन फैमिली, ठीक, एक दूसरे के साथ रिलेशन है इनका, ठीक। अब ये भी तुमको पता है कि कंपनी, ये जो कंपनी है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्या बताओ, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब इसका एक अलग नेचर है, इसका एक अलग अलग एग्जिस्टेंस है, ठीक है, इसका एक अलग आइडेंटिटी है, डिफरेंट आइडेंटिटी है फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेटर्स। इसको जिसने बनाया, जैसे मैंने बनाया ना इस कंपनी को, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा आइडेंटिटी एंड इसका आइडेंटिटी एक है, इसका आइडेंटिटी पूरा अलग है। जैसे तुम्हारे मम्मी तुमको जन्म दिया, ठीक, तुम्हारा आइडेंटिटी अलग है कि नहीं, ऑब्वियसली अलग है, मम्मी से सेपरेट है ना, उसी प्रकार से ये भी इसी प्रकार से होता है। मैं इसका मम्मी फॉर एग्जाम्पल, ठीक, मैंने क्या किया, इसको जन्म दी, ठीक, तो इसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, इसका खुद का जो है सब होगा, ठीक है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होगा, इसका लीगल सील होगा, ठीक है, बहुत प्रकार के इसके फैसिलिटीज होंगे एकदम, ठीक है। लीगल पर्सन, जैसे आर्टिफिशियल पर्सन तो है लीगल, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, समझ में आ रहा है, ओके। अब समझो इस चीज को कि मैंने पब्लिक से पैसा उठाया, ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि पब्लिक से मैंने जो पैसा उठाया, जितना भी मैंने पैसा उठाया, पब्लिक से मैंने पैसा उठाया, वो पैसा मैं क्या कर सकता हूँ कि कंपनी में इन्वेस्ट ना करके मैं अपने पॉकेट में भी तो डाल सकता हूँ ना। मैंने पब्लिक से पैसा उठाया, कौन देखेगा मेरे को, सब तो मेरी फैमिली मेम्बर्स है, सब तो मेरे फैमिली मेम्बर्स है, कौन देखेगा मेरे को, कौन देखेगा, है ना। तो देखने के लिए कोई इंसान चाहिए कि नहीं, कि कंपनी जो है प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं, नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं। वैसे तो ये नियम फॉलो वगैरह के लिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीज है ही, कंपनी सेक्रेटरीज पूरा तुम्हारा नियम कानून देखता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट्स देखता है, कॉस्ट अकाउंटेंट अपना कॉस्ट अकाउंटिंग करता है, उसके लिए तो है ही। लेकिन जो डायरेक्टर्स डिसीजन ले रहे हैं, जो ये मैं अपने मम्मी पापा ये हम लोग जो बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, क्या ये डिसीजन पब्लिक के भलाई के लिए या फिर सिर्फ अपने ही भलाई के लिए हम लोग कर रहे हैं, यह है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसलिए इन कंपनीज में बैठता है एक प्रकार का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक प्रकार का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो इनसे रिलेशन नहीं रखता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आता है एक लिस्ट से, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है एक लिस्ट से आता है, एक बुक से आता है, ठीक है, रजिस्टर से आता है, तुम कह सकते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रजिस्टर से आता है, रजिस्टर से आता है, कहाँ से, मतलब एक ऐसा रजिस्टर है जहाँ पे सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है इनका लिस्ट रहता है, इनका लिस्ट रहता है, नाम रहता है, एड्रेस रहता है, पूरा डिटेल रहता है। कंपनी उन इसी रजिस्टर से किसी ना किसी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को वो लोग रख देते हैं अपने कंपनी में। अब तुम सोचोगे कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्ट में आया कैसे, है ना, और इसका क्या ऐसे अलग है कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। सिंपल चीज़ ये, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब वो जिसका कोई भी किसी प्रकार का कंपनी के साथ रिलेशन ना हो। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए तुमको बहुत सारी चीज़ें सेटिस्फाई करना होता है, बहुत सारी चीज़ें सेटिस्फाई करना होता है, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। अब अगर तुमने पकड़ लो एक कंपनी खोला, पब्लिक लिमिटेड, मैंने खोला कंपनी, ठीक है, मैंने कंपनी खोला, मेरे को चाहिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो रिक्वायरमेंट में आता है। और क्यों चाहिए मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि हम लोगों ने रिक्वायरमेंट देखा है दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा है, अच्छा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट नहीं देखा अभी तक, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट देखेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। सिंपली ये समझो कि मेरा एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, मेरा जो कंपनी है लिस्टेड है एंड पब्लिक कंपनी है, ठीक है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लग जाता है, लागू हो जाता है, ठीक है। तो समझे, तो रिक्वायरमेंट है अपॉइंट करना, तो मैंने अपॉइंट किया, ठीक है, मैंने क्या किया बताओ, अपॉइंट किया, इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, ठीक।
और इस लिस्ट से मैंने अपॉइंट किया, ठीक है। इस लिस्ट से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एलिजिबिलिटी फुलफिल करके रजिस्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अवेलेबल हूँ, मेरा नाम लिख दो, तो रजिस्टर वेरीफाई करके लिख देता है। उसके बाद तुम इस लिस्ट से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को चुन के लेकर जाते हो तुम्हारे घर पे, घर मतलब कंपनी पे, उसको बिठाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेटरी हो जाता है बहुत सारी कंपनीज के लिए। किन के लिए मैंडेटरी होता है, रिक्वायरमेंट क्या है, आगे जाके देखेंगे, ठीक। सब समझ लो तेरे में मैंडेटरी हो चुका है, तो तेरे को अपॉइंट करना है, ज़रूर ज़रूर अपॉइंट करना है, ठीक। अपॉइंट कर लिए, ठीक है। अब आगे जाके हम लोग देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट होता है, और इसका काम क्या है, सिंपल चीज़ कि वो देखेगा कि भैया पब्लिक का पैसा हम अपने पॉकेट में ठूस रहे हैं या फिर कंपनी में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो डिसीजंस लिया जा रहा है ये पब्लिक के बेनिफिट के लिए है कि नहीं, क्योंकि ये तो पब्लिक कंपनी है ना, है पब्लिक कंपनी, समझ पे है ना, पब्लिक कंपनी तो है ना, पब्लिक से पैसा उठा के हम लोगों ने कंपनी को बनाया है, ठीक। तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये काम करता है, देखता है कि पूरे ऑपरेशंस जो डायरेक्टर्स लोग कर रहे हैं, जो भी, ठीक है, वो डिसीजंस ले रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस है, वो प्रॉपर डिसीजन मतलब वो पब्लिक के हित के लिए है कि नहीं, बेनिफिट के लिए है कि नहीं। ये होता है काम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। समझ में आ चुका है पूरा का पूरा प्रॉपर? आगे देखेंगे, समझो बहुत अच्छे से। ओके, क्या होता है ना कि लिखा होता है कि लिस्टेड कंपनी एंड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ऐसा लिखा होता है, तो प्रिस्क्रिप्शन में एज प्रिस्क्राइब डिटेल्स यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक है लिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसके बाद देखो गवर्नमेंट अथॉरिटी, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिटेन द पावर टू मैंडेट ए मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर अदर स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ पब्लिक। अदर कैटेगरी ऑफ पब्लिक कंपनीज के लिए जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कितना चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखवा सकता है। अब सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट सबसे पहले याद करो, दिमाग में फिट करो कि जितने भी लिस्टेड कंपनीज है उनको मैंडेटरली 1/3 डायरेक्टर जो है उनको रखना है इंडिपेंडेंट। आईडी मस्ट कंस्टिट्यूट एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। इसका मतलब ये कि अगर तुम्हारे कंपनी में 8 डायरेक्टर है, 8 का अगर 1/3 निकालोगे तुम निकलेगा 2.67। हमेशा याद रखना ये राउंडेड अप टू द नेक्स्ट नंबर होगा, मतलब 2.67 लिख रहे, राउंड अप फिगर कर लो, ठीक है। राउंड अप करके कितना निकल रहा है, 3 निकल रहा है, ठीक। तो 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठेगा। जितना भी तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है तुम्हारे कंपनी में, उसका 1/3 ये किन के लिए है, लिस्टेड कंपनीज के लिए है। लिस्टेड कंपनीज में अगर 8 डायरेक्टर है, पकड़ ले तेरा एक लिस्टेड कंपनी है, 8 डायरेक्टर है, इसका 1/3 कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। इसका मतलब ये कि 5 डायरेक्टर होगा, 1/3 निकालने का, उसके बाद कितना आता है, 3 डायरेक्टर आता है। इसका मतलब 5 डायरेक्टर नॉर्मल रहेगा और बाकी 3 डायरेक्टर जो है उतना तेरा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। 5 6 7 8 ये इक्वल्स टू 8 डायरेक्टर। क्या ये समझ में आ रहा है? 5 + 3 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठेगा तेरे कंपनी में। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर लिस्टेड कंपनी है तो हमेशा याद रखना 1/3 कितने बैठेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर? चलो आगे देखेंगे। अब आता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, मतलब जैसे मैं या फिर तेरा कंपनी, पकड़ ली मेरा जो मैंने ये बताया था, मैंने तुमको ये बताया था लिस्टेड है, पकड़ ले लिस्टेड नहीं है, पकड़ ले लिस्टेड ही नहीं है। लिस्टेड है तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आ गया, 1/3 मेरे को रखना होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक से नहीं चलेगा, 1/3 जितना टोटल डायरेक्टर है उसका 1/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पकड़ ले लिस्टेड नहीं है, नॉर्मल पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड और नॉर्मल पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये होता है कि नॉर्मल अगर तेरा पब्लिक कंपनी है तो तू नॉर्मल जो है ज़्यादा ज़्यादा हाई अमाउंट का जो है तेरे को कैपिटल मिलने में दिक्कत होता है। पब्लिक से तू फिर भी कैपिटल उठा सकता है, पब्लिक से तू कैपिटल उठा सकता है कंपनी के लिए, लेकिन जैसे तेरा लिस्ट हो जाता है ना, लिस्टिंग हो जाता है, लिस्टेड हो जाता है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है, तू स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है, तब तो सारे सारे लोग इंडिया में जितने भी इन्वेस्टर्स है सबके पास एक्सेस हो जाता है तेरे कंपनी का, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल तू जुगाड़ कर सकता है बाई लिस्टिंग योर क्या कंपनी। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? इसलिए इसको लिस्ट किया जाता है। अब तेरा अनलिस्टेड है, लिस्टेड नहीं है लेकिन पब्लिक कंपनी है, ये वाला कैटेगरी, ठीक है। पब्लिक कंपनी, पब्लिक से पैसा उठा के तू बिजनेस चलाता है, ठीक। अब देख, तेरे को मस्ट अपॉइंट एट मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ दे सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो तेरे को मिनिमम
2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही है। अगर तेरा ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो, इनमें से कोई भी एक फुलफिल हो गया तो सबसे पहला आता है पेड अप कैपिटल। अगर तेरा 10 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग डिवेंचर्स डिपॉजिट अगर 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो ये इन तीनों में से कोई एक भी अगर सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब ये कि तुम्हारा कंपनी पकड़ ले, इन तीनों में से कोई एक भी अट्रैक्ट कर ले, तुम्हारे कंपनी का पकड़ ले पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ नहीं है, तुम्हारे टर्नओवर 100 करोड़ नहीं है, लेकिन तुम्हारा एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन वगैरह तुमने ले रखा है 50 करोड़ से ऊपर, तो तुम्हारे ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तुमको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है। पकड़ ले तेरा ये एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन जो है 50 करोड़ नहीं है, टर्नओवर भी नहीं है, लेकिन पेड अप कैपिटल रीच कर रहा है, तो तुमको तब भी रखना है। तो इन तीनों में से कोई एक सेटिस्फाई कर रहा है तब तुमको रखना होता है। क्या बताओ? ठीक, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया याद रखना। 2 रखना है तुमको, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। एग्जेम्पशन है होली ओन सब्सिडरीज के लिए, जॉइंट वेंचर्स के लिए एंड डोरमेंट कंपनीज के लिए ये एग्जेम्पशन होता है। ये 3 प्रकार के कंपनीज हैं जिनको एग्जेम्पशन मिलता है। इसको तुमको रट्टा लगा के समझना है। डोरमेंट कंपनी के ऊपर पूरा चैप्टर है। अब चैप्टर तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। होली ओन सब्सिडरी जब आएगा तब देखेंगे। जॉइंट वेंचर, दो वेंचर मिला के एक बिजनेस कर रहे हैं, उसको कहा जाता है जॉइंट वेंचर। इन तीनों को एक्सेप्शन है, इनको फॉलो नहीं करना है ये वाला सेक्शन। ठीक, चलो आगे देखेंगे हम लोग। ये हो चुका है। अब तुमको लग रहा होगा यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। आंसर है नहीं, डिफिकल्ट पार्ट अभी आएगा। ठीक है, अच्छा ये राउंड ऑफ मैंने तुमको समझा दिया था। ठीक है, और ये वही है, कंप्लाई करना होता है 1 ईयर। जो नया कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनीज मस्ट कंप्लाई विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रेलिवेंट रूल। जिस दिन रूल आया उसके 1 साल के अंदर अंदर तुमको ये करना है। चलो अब आता है डेफिनेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब आ रहा है डेफिनेशन। अब तुम समझ रहे हो कि मैंने तुमको वो वाला वहाँ पे ऊपर वाला डेफिनेशन क्यों नहीं समझाया। अब आएगा असली डेफिनेशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है। उसको ये सारे कंडीशंस फुलफिल करने हैं, प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तब जाके तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाओगे। इसमें 3 कैटेगरी है, याद रखना। एक है खुद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दूसरा कैटेगरी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिलेटिव, तीसरा कैटेगरी है तुम्हारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्लस उसके रिलेटिव। ठीक, समझ में आ रहा है? 3 कैटेगरी है, तीनों सेटिस्फाई कर देगा तब जाके तू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का। समझ में आ रहा है? अगर इन तीनों को मैं तेरे को एक शब्द में समझा दूं, इन तीनों में क्या लिखा है मैं तेरे को ये समझा दूं, तो सिंपल बात यह है कि अगर तेरा फैमिली है, ठीक है, और इस फैमिली में तेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाना है, तो तुम अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते। तुमको एक सौतेला लेकर आना होगा। सौतेला मतलब स्टेप, ठीक है, लेकर आना होगा, या फिर अडॉप्शन करना होगा। सौतेला छोड़ दे, स्टेप छोड़ दे, अडॉप्शन करना होगा। ठीक है, अडॉप्ट करना होगा। अब अडॉप्शन करने से क्या होता है, इसका कंप्लीट डीएनए चेंज हो जाता है। डीएनए जो है पूरा अलग है, ये इसका पूरा आइडेंटिटी, पूरा डीएनए, लुक्स, ये वो सब अलग है। मतलब 1% का भी इस फैमिली के साथ कोई किसी प्रकार का जो है लिंक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार का होता है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में थोड़ा बहुत लिंक करना अलाउड है, थोड़ा बहुत बेनिफिट लेना अलाउड है, लेकिन इतना ज़्यादा अलग होना चाहिए कि एकदम सेपरेट, कोई भी किसी प्रकार का रिलेशन नहीं होना चाहिए कंपनी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बीच में। ठीक है, इसको हम लोग और डिटेली समझेंगे। पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखेंगे, फिर उसके रिलेटिव को देखेंगे, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्लस रिलेटिव का रिक्वायरमेंट को देखेंगे। इसका मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेटिव को कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड रिलेटिव मिल के कुछ रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफिल करना होगा, तब जाके तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा। एग्जामिनेशन में यही पूछा जाएगा और तुम यही भूल के आ जाओगे, इसलिए तुमको बहुत अच्छे से समझना है इस चीज़ को। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है इस चीज़ को। क्या है, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझना है। देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये देख, ये आ गया, ये सबसेक्शन 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज डी। ठीक है, ये आ गया रिलेटिव्स का।
ठीक, इसके ऊपर जो है ये सब आ गया तुम्हारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, ये सिर्फ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसके भी, इसमें भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, और ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। ठीक है, रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करना होता है, ये आता है तुम्हारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्लस रिलेटिव को रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करना होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़ा आएगा, समझो। देख क्या लिखा है, इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया, व्हाट दे मस्ट नॉट बी या फिर व्हाट दे मस्ट नॉट हैव। ठीक, अच्छा देख, सबसे पहले क्या कहता है, मस्ट बी। देख तेरे को अगर ये सबसेक्शन क्लॉज याद नहीं आ रहा है ना, गोली मार, छोड़ दे, सिर्फ सेक्शन याद रख, 149 याद रख, मिस्टेक ना करके आना। सबसेक्शन लिखने में टाइम पे मिस्टेक कर रहा है तो मार्क्स कट जाएगा तेरा, ध्यान रखना। मिस्टेक नहीं लिखना है, चाहे मत ही लिख लेकिन मिस्टेक नहीं लिखना है। मस्ट बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी विथ रिलेवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। तो कौन होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? वो इंसान जिसके पास एक्सपीरियंस हो। ठीक है, जिसके पास क्या हो, एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टीज हो वो। ठीक है, एक्सपर्ट हो वो। ठीक है, एज पर बोर्ड का ओपिनियन, बोर्ड के ओपिनियन में वो एक्सपर्ट होना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है तेरे को? अच्छा, नेक्स्ट देख, नॉट अ प्रोमोटर और रिलेटेड टू द प्रोमोटर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी। इसका मतलब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो किसी भी प्रकार से रिलेटेड नहीं होगा। किससे नहीं होना चाहिए? किससे? कंपनी के प्रोमोटर के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, कंपनी के डायरेक्टर के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ कंपनी का जो होल्डिंग है, अगर पकड़ ले तोरा कंपनी है, तोहरा कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, अब इसका अगर एक होल्डिंग है, होल्डिंग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है हो नहीं भी हो सकता है, होल्डिंग दो प्रकार के होता है। ठीक, सब्सिडरी जो है ये अगर होल्डिंग है, पकड़ ले बी लिमिटेड, बी लिमिटेड इसका होल्डिंग है, इसका मतलब मालिक है ये। ठीक है, ये है सब्सिडरी, ये बन गया सब्सिडरी, ये हो गया होल्डिंग। ठीक, ये खुद कंपनी जो है ये सब्सिडरी है होल्डिंग का। इसका मतलब कोई ऐसा कंपनी है जैसे बी लिमिटेड ने शेयर्स एक्वायर कर रखा है ए लिमिटेड में। ठीक है, छोटा मोटा नहीं, 50% से ज़्यादा शेयर एक्वायर कर रखा है, मेजॉरिटी शेयर एक्वायर कर रखा है, तो बन जाता है होल्डिंग। अगर पकड़ ले ये बी लिमिटेड ने 100% शेयर एक्वायर कर लिया ए लिमिटेड का, तो क्या बन जाएगा? तब भी बनेगा होल्डिंग, तब भी बनेगा ये सब्सिडरी। ठीक है ना, ये तो होल्डिंग है, होल्डिंग का नाम होल्डिंग ही रहता है, इसमें चेंज नहीं होता। लेकिन अगर होल्डिंग ने 100% एक्वायर कर लिया ए लिमिटेड में, तो ए लिमिटेड बन जाएगा होली ओन्ड सब्सिडरी। एक होता है नॉर्मल सब्सिडरी, 50% से ज़्यादा तुमने शेयर एक्वायर किया है तो सब्सिडरी, नॉर्मल सब्सिडरी। 100% एक्वायर कर लिया, 100%, तो बन जाओगे होली ओन सब्सिडरी। किसका? होल्डिंग कंपनी का। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, 20% से ज़्यादा अगर तुमने शेयर एक्वायर कर रखा है किसी भी कंपनी ने, तुमने किसी भी कंपनी का 20% एक्वायर कर रखा है, तो वो बन जाते तुम्हारे एसोसिएट्स। क्या बन जाते हैं? एसोसिएट्स। देखो सिंपल चीज़ समझो, कोई भी कंपनी दूसरे कंपनी के साथ रिलेशन कैसे बनाता है? तुम फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा नाम है देव, ठीक है, देव प्रिया के साथ रिलेशन कैसे बनाएगा? या तो बनाएगा सिस्टर, ठीक, या तो बनाएगा वाइफ, सिस्टर या तो वाइफ बनाएगा, ये दो प्रकार है। और क्या? मम्मी तो बना नहीं सकता, मम्मी बना सकते हैं? मम्मी कैसे? मम्मी तो ऑलरेडी है। सिस्टर नहीं है तो सिस्टर बना सकता है, मम्मी कैसे बनाएगा? ठीक है ना, ये दो हो जाएगा, सिस्टर या तो वाइफ। ठीक, अब पकड़ ले देव एक कंपनी है और प्रिया भी एक कंपनी है। सिस्टर बनाने के लिए 50% से ज़्यादा शेयर एक्वायर कर लेगा देव प्रिया में, प्रिया का जो कंपनी है इसका 50% शेयर एक्वायर कर लेगा। वाइफ बनाने के लिए 100% एक्वायर कर लेगा। जैसे सिस्टर बनाया तो ये बन जाएगा सब्सिडियरी, एस से आता है सिस्टर, सब्सिडरी।
और ये वाइफ होली ओन्ड सब्सिडरी। समझ में आ रहा है? ये WW, ये SS, समझ में आ रहा है? बताओ ना, मजा आ रहा है कि नहीं? वाइफ बन जाता है, ठीक है, होली ओन सब्सिडियरी 100% एक्वायर के लिए 50। ठीक, एसोसिएट भी बना सकते हैं, फ्रेंड। क्या बताओ? फ्रेंड। ना तो सिस्टर बना पाए ना तो वाइफ बना पाए, ठीक है, फ्रेंड बना लेते कम से कम। तो 20% एक्वायर कर लिए। क्या बन जाएगा? एसोसिएट। इसको कहा जाता है एसोसिएट। क्या है, समझ में आ रहा है? फ्रेंड बनाया तो 20%, वाइफ बनाया तो 100%, सिस्टर बनाया तो 50%। क्या है, समझे? पूरा क्लियर हो चुका है? अब सुनो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना ये बन रहा है देव लिमिटेड का। तो प्रोविजन कहता है कि तुम अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो किसी भी कंपनी में, पकड़ ले देव, देव में, ठीक है, या फिर नहीं देव नहीं, पकड़ लो प्रिया, प्रिया वाला हम लोग पकड़ते हैं, मज़ा आएगा तुमको और एक्यूरेटली समझ में आएगा। प्रिया, प्रिया में, प्रिया वाले कंपनी में, ये वाला जो प्रिया है ना, इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने जा रहा है। तो ये सबसेक्शन कहता है, सबसेक्शन क्लॉज कहता है, सब क्लॉज सब क्लॉज, ठीक है, ये जो ये क्लॉज है ये सब क्लॉज है, ठीक। अब देखो, कहता है कि तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो प्रिया का, सही बात है, लेकिन तुम अगर प्रिया में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो तो तुम उसका जो होल्डिंग है देव, इससे कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए तुम्हारा। समझ में आ रहा है? कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए तुम्हारा। ये होल्डिंग कवर हो गया, होल्डिंग कवर हो गया। सब्सिडियरी, अब पकड़ ले प्रिया जो है इसका भी कोई सब्सिडियरी है, इसका भी कोई सब्सिडी, प्रिया ने भी इन्वेस्ट कर रखा है किसी ना किसी कंपनी में, पकड़ ले 50% इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। 50% इन्वेस्ट, देखिए इंसान तो नहीं है ना, इनके लिए चलेगा, इन ये 2-3 जन के साथ, 2-3 कंपनी के साथ रिलेशन रख सकता है, 4-5, इसका कोई लिमिट नहीं है, रख सकते, इंसान नहीं है ना, लेकिन अपने को तो लिमिट पता है, एक ही जन, अपने को रिलेशन रखना है एक ही जन के साथ, ठीक है। तो ये जो है प्रिया ने किसी दूसरे कंपनी में 50% से ज़्यादा होल्ड कर रखा है, मतलब उसका भी सब्सिडियरी है। तो ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये इस सब्सिडरी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब प्रिया को सराउंड करता हुआ जो कुछ भी आ रहा है, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रिया के साथ तो रिलेशन नहीं होना चाहिए, उसी के साथ साथ बाकी जो सराउंडिंग कंपनीज है इनके साथ भी किसी प्रकार का जैसे मैंने तुमको समझाया था ना, अडॉप्टेड, इस प्रकार का होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो नॉट अ प्रोमोटर ऑफ द प्रोमोटर और रिलेटेड टू प्रोमोटर्स। प्रिया जो कंपनी है इसका जो प्रोमोटर है वो प्रोमोटर का नहीं होना चाहिए, इसके साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, प्रोमोटर के साथ नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर के साथ नहीं होना चाहिए, या तो प्रिया वाला कंपनी जो है उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के साथ भी किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रिलेशन, ठीक है। नॉट ए प्रोमोटर, रिलेटेड टू प्रोमोटर, डायरेक्टर कम होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, ठीक है, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। अब इसको अगर और डिटेल में तुमको समझना है तो मैं तुमको समझा पाऊंगा। समझो इस चीज को। नॉट प्रोमोटर, प्रोमोटर नहीं है प्रिया कंपनी में का, प्रोमोटर नहीं है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। रिलेटेड टू प्रोमोटर या तो डायरेक्टर, प्रिया कंपनी में जो प्रोमोटर्स है डायरेक्टर्स है उनके साथ भी कोई रिलेशन नहीं है इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, ठीक है। डायरेक्टर, डायरेक्टर हो गया ऑफ द कंपनी, इस कंपनी का, प्रिया का कंपनी, या फिर होल्डिंग या तो सब्सिडरी या तो एसोसिएट। इसको और अच्छे से समझाता हूँ मैं, जिंदगी भर याद रहेगा तुम्हारा। देखो ये प्रिया है, इसमें इसमें अपॉइंट होना चाहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बोलो कि प्रिया का जो, तो रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिया में जो प्रोमोटर्स हैं, प्रिया के जो कंपनी है इसमें जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर कौन होते हैं सर? प्रोमोटर कौन होते हैं? प्रोमोटर जो है ये होता है जिसके दिमाग में सबसे पहले कंपनी का आइडिया आया, कंपनी को बनाने का आइडिया आया, कंपनी आइडिया जो कंपनी का करता धरता है, कंपनी को बनाने का आइडिया आया, यही प्रोमोटर जो है
इसके पास कंपनी का मेजॉरिटी शेयर्स रहता है, कंपनी का मेजॉरिटी शेयर्स रहता है। जैसे अब अगर कहो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, इसका प्रोमोटर कौन है, जो भी प्रोमोटर है उसके पास ज़्यादा शेयर्स रहता है। प्रोमोटर मतलब वो इंसान जिन्होंने कंपनी को बनाया है, एक्चुअली में बनाया है। तो जो कंपनी बनाता है, स्टार्ट करता है, वो इसी को प्रोमोटर कहा जाता है। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो तो तुम कहते नहीं हो फाउंडर, ठीक है, फाउंडर कहते हो, राइट। ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हो तो फाउंडर कहते हो। ये कंपनी में कहते हैं हम लोग प्रोमोटर। ठीक, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये प्रोमोटर है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बोला, ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सुन, तो प्रिया जो कंपनी है, इसका जो प्रोमोटर है इसके साथ तेरा कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका जो डायरेक्टर है कंपनी का, जो ये प्रिया कंपनी में जो डायरेक्टर्स है उसके साथ भी कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, उसके साथ भी कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर बोले कि प्रिया का जो अगर होल्डिंग कंपनी है, अगर सब्सिडरी है, अगर एसोसिएट है, तो इन कंपनीज में भी जो प्रोमोटर बैठते हैं, डायरेक्टर बैठते हैं, इनके साथ भी तुम्हारा किसी प्रकार का रिलेशन नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट होना चाहिए तुम। ठीक है, समझ में आ रहा है? नो प्रोमोटर, नॉट अ प्रोमोटर और रिलेटेड टू प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी। ठीक, चलो लास्ट में आता है पिक्यूनरी रिलेशनशिप के बारे में बताता है। क्या बताओ? पिक्यूनरी रिलेशनशिप। पिक्यूनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है मॉनिटरी रिलेशनशिप। मॉनिटरी, क्या बताओ? मॉनिटरी, मॉनिटरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। नो मॉनिटरी रिलेशनशिप इज परमिटेड ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर विद इन द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। मतलब अब देखो, अगर मैं कहूँ कि एकदम मॉनिटरी लिमिट नहीं होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं किसी कंपनी में बनना चाहता हूँ, क्या बताऊँ, डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो मेरे को तो रेम्यूनरेशन, मेरा फीस तो चाहेगा ना, फीस तो आएगा ना मेरा, फीस तो चाहिए होगा ना। तू एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठेगा, फीस नहीं लेगा क्या? तो फीस में छूट है, सिटिंग फीस, रेम्यूनरेशन, ये तुम ले सकते हो, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। तो सिटिंग फीस, बैठने का, पिछवाड़े रखने का, कहाँ पे? चेयर पे। ठीक है, क्योंकि वो मीटिंग अटेंड करेगा, मीटिंग अटेंड करने का फीस को कहा जाता है सिटिंग फीस। और रेम्यूनरेशन जो तेरा रहेगा वो तो रिसीव कर सकता है। ठीक, ट्रांजैक्शन दैट आर नॉट इक्वल टू और लेस देन 10% ऑफ द इंडिविजुअल टोटल इनकम। इसका मतलब ये कि जो हमारा जो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, इसका जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम आता है, ट्रांजैक्शंस दैट आर इक्वल टू, टोटल इनकम आता है, उस इनकम में से इक्वल टू और लेस देन 10% ऑफ इंडिविजुअल टोटल इनकम, उस इनकम में से 10% जो है, 10% जो इनकम आ रहा है वो कंपनी से आ सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, 10% इनकम जो ये जो हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हो रहा है, इसका टोटल इनकम कितना है पकड़ ले, बाय द एंड ऑफ द मंथ वो 100 रुपीज़ कमाता है। ठीक है, तो कितना पेक्यूनरी रिलेशनशिप रख सकते हैं कंपनी के साथ कि तेरा जो टोटल इनकम है वो अगर 100 है, तो पकड़ ले 10 रुपीज़ तो कंपनी से ले सकता है, कोई टेंशन वाली बात, 10 रुपीज़ वाला रिलेशनशिप तो रख सकता है कंपनी के साथ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा सर, ये क्या सिटिंग फीस एंड रेम्यूनरेशन इंक्लूडेड होता है क्या? नहीं, ये एक्सक्लूडेड होता है, ये एक्सक्लूडेड होता है। ठीक है, ये अलग और ये अलग, अंडरस्टूड। तो 10 रुपीज़ अलग से तो कंपनी से ले रहा है, बहुत कुछ हो सकता है, किस कारणवश, अगर तुम मेरे को पूछो सर ये 10 रुपीज़ किस कारणवश मिल रहा है, तो कंसल्टेशन वगैरह अलग से, उसका उसका कोई अलग एक्सपर्टीज़ है, उस एक्सपर्टीज़ का कंसल्टेशन दे रहा है वो, फॉर एग्जांपल। ठीक है, जो उसका इंडिपेंडेंट का काम है वो तो कर रहा है, लेकिन अलग एक्सपर्टीज़ है उसका, वो भी दे रहा है, तो उसके लिए वो चार्ज कर रहा है, तो ये कमीशन वगैरह, तो ये वो ले सकता है। ठीक, इतना वो रिलेशन बन सकता है। नॉर्मली क्या बताया गया कि कोई पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ। फिर बोले कान में, धीरे आके कान में तुमको बोले कि सुनना, पैसे का एक्सेप्शन हो सकता है, पैसा ले सकता है कंपनी से, उसका सिटिंग फी है, उसका रेम्यूनरेशन है, और 10% उसका टोटल इनकम का जितना हो रहा है उतना वो कंपनी से ले सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो भैया, अगर ये 10% या 10.1% भी हो रहा है तो ये एक्सीड कर रहा है 10% को। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इंडिपेंडेंस खत्म हो जाता है, फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनता।
ठीक, क्या है समझ में आ रहा है दोस्तों? अब उसके रिलेटिव्स के बारे में क्या बोले, ये हो गया, ये इंडिविजुअल डायरेक्टर के ऊपर था, इंडिविजुअल डायरेक्टर को क्या क्या ध्यान में रखना होगा ये था। ठीक, अब जो है वो है उसके रिलेटिव्स को क्या क्या ध्यान में रखना है। रिलेटिव्स को बोला गया दूर रहो कंपनी से। ठीक है, जिस दिन वो बना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिस दिन वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए अपॉइंटमेंट उसका होना है, रिलेटिव को बोला भैया तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा तुम्हारा जो रिलेटिव है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के हिसाब से बैठे कंपनी में, तुम बेटा दूर रहो कंपनी से। रिलेटिव्स को बोला गया है कि कंपनी से दूर रहो। कितना दूर रहना है वो तुमको देखना है। बोले कि relatives must not have engaged in any of the following activities during the last 2 financial year। ऐसा नहीं कि रिलेटिव जिंदगी भर किसी भी कंपनी के साथ रिलेशन ही ना रखे, रिलेशन रख सकते हैं, लेकिन जिस दिन उसको एज अ अपॉइंट होना है उसके पिछले 2 साल में कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए उसका, इसका और इसके किसी भी रिलेटिव का, किसी भी रिलेटिव का। ठीक है, 2 साल का रिक्वायरमेंट है, अंडरस्टूड। इसका तो 2 साल का रिक्वायरमेंट, इसका तो पूरा ही एकदम कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, हिस्ट्री विस्ट्री पूरा क्लीन होना चाहिए इसका। और 2 साल का जो है वो है उसके रिलेटिव के लिए। 2 साल, पिछले 2 साल, आज अपॉइंट होना है तो पिछले 2 साल जो है तेरा रिलेटिव जो है कंपनी के साथ, जिस भी कंपनी में तो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठने जा रहा है उस कंपनी के साथ किसी प्रकार का रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना रिलेशन नहीं होना, थोड़ा बहुत तो अलाउड करोगे ना, तो कंपनी लॉ ने कहा हाँ भाई थोड़ा बहुत अलाउ करेंगे। कितना करेंगे देखो, कितना दूर रहना है देखो। सिक्योरिटी होल्डिंग हेल्ड सिक्योरिटी एक्सीडिंग 50 लाख और 2% ऑफ द कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल। सिंपल चीज, कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 2% से ज़्यादा उसके रिलेटिव्स होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर कंपनी का जो सिक्योरिटी है, मतलब वही पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल 2% नहीं, 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा रिलेटिव नहीं होल्ड कर सकते। 50 लाख से कम तुम रिलेशन रखा है रिलेटिव ने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो रिलेटिव है उसने कंपनी के साथ, तो चलेगा। ठीक, अब तुम सोच रहे होगे सर ये रिलेटिव के ऊपर क्यों है, रिलेटिव के ऊपर क्यों है? क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिलेटिव भारी मात्रा में इस कंपनी में शेयर ओन करता है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंस है वो ख़त्म हो रहा है ना, वो तो उसका तो भैया उसके रिलेटिव का शेयर है इस कंपनी में, मतलब इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस का जो टोटल पूरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि 50 लाख तक 50 लाख तक का तुम शेयर्स होल्ड करके रखे हो तुम्हारे रिलेटिव्स ने तो चलता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 50 लाख या फिर 2%, जो भी ज़्यादा हो, विच एवर इज मोर। ठीक है, जो भी ज़्यादा हो। हेल्ड सिक्योरिटी एक्सीडिंग 50 लाख और 2% ऑफ द कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल। या तो 50 लाख अगर तुमने 50 लाख अगर तुमने होल्ड किया तो तुम नहीं बन सकते। 2% तुमने होल्ड किया, 50 लाख नहीं लेकिन 2% तुमने होल्ड किया तब भी तुम नहीं बन सकते। ठीक है, 2%, किसी भी कंपनी का 2% पकड़ ले, 30 लाख हो रहा है, उतना तुमने शेयर होल्ड किया तब भी तुम एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बैठ सकते, क्योंकि तुम्हारे रिलेटिव ने 2% का कैटेगरी जो है, 2% का क्राइटेरिया जो है उसको एक्सीड कर लिया। क्या ये समझ में आ रहा है? इतना ईजी है, कोई डिफिकल्ट चीज़ तो नहीं है, एकदम ईजी। समझ में नहीं आ रहा है, एक बार 10 सेकंड का फिर से बैक करो, फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। इनडेटनेस का मतलब होता है लोन देना, लोन देना। ठीक है, अब ये स्पेसिफाइड अमाउंट क्या है पता है? 50 लाख। ठीक है, स्पेसिफाइड अमाउंट है 50 लाख। ये जो 50 लाख है इसका मतलब कि उसके रिलेटिव्स ने, ये तो पेड अप शेयर कैपिटल का था, अब है उसके लोन के बारे में। लोन 50 लाख से ज़्यादा उसके रिलेटिव्स ने ना दिया हो, 50 लाख से कम दे सकता है। सर रिलेटिव किसको लोन दे रहा है? रिलेटिव लोन दे रहा है कंपनी को, कंपनी को। तो 50 लाख तक ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। बीन एडिटेड बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट, इससे ज़्यादा नहीं। गारंटी के बस सेम ही है, 50 लाख तक का ही गारंटी होता है। ये गारंटी, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी देना। गारंटी सर यहाँ पे गारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी का डेफिनेशन तेरे को समझाने जाऊँ तो तेरा दिमाग जो है आज हैंग मार जाएगा, बोलेगा कि सर एक दिन में इतना सारा कंसेप्ट। गारंटी का मतलब होता है कोई भी पकड़ ले, कंपनी है, किसी भी इंसान के साथ
बिजनेस कर रहा है, पकड़ ले ये कंपनी है, इसके साथ बिजनेस कर रहा है। ये जो कंपनी है ये इसके साथ क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। ठीक है, बिजनेस कर रहा है, कोई भी कंपनी है इसके साथ बिजनेस कर रहा है। अब सुनना इस चीज को अच्छे से कि पकड़ ले, कंपनी इसके साथ बिजनेस क्यों कर रहा है, भरोसा रखा है ना, इसलिए बिजनेस कर रहा है। तो कंपनी ने इसको गुड्स मटेरियल दिया और इसने बोला कि मैं पैसा तुमको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, लेकिन पैसा इसने रिटर्न नहीं किया। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसने बोला कि हाँ मैं तुमको पैसा दे दूंगा, कंपनी को पैसा दे दूंगा, और यहाँ पे आता है थर्ड पार्टी देता है गारंटी, कहता है कि टेंशन ना ले, कंपनी को कहता है, ये थर्ड पार्टी कंपनी को कहता है टेंशन ना ले। अगर अगर ये जो है ये कंपनी को कहता है टेंशन ना ले, मैं गारंटी देता हूँ कि इसने अगर पैसा नहीं चुकाया तो मैं चुका दूंगा, इसको कहा जाता है गारंटी। तो ये जो गारंटी दिया है ना, कितना चुकाना है, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गारंटी दो लेकिन 50 लाख से ज़्यादा का गारंटी नहीं। प्रोवाइडेड अ गारंटी फॉर अ थर्ड पार्टी का डेट, थर्ड पार्टी कौन है, ये इसका डेट पे करेगा, थर्ड पार्टी का डेट एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड अमाउंट है 550 लाख। ठीक, याद रखियो। और पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन एंगेज्ड इन एनी अदर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन दैट सरपासेस 2% ऑफ द कंपनीज टर्नओवर और इनकम। देखो ये जो 2% है, ये 2% है पेड अप शेयर कैपिटल का, हमने देखा है, और ये 2% अलग है। ठीक है, ये पेड अप का कंप्लीट हो चुका है, लोन का कंप्लीट हो चुका है, गारंटी का भी हम लोग ने देख चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन, मतलब इनके अलावा जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं कंपनी के साथ, वो कंपनी का जो कंपनी का जो टर्नओवर या फिर उसका जो इनकम है उसका 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने टोटल 4 पॉइंट देखे हैं। रिलेटिव का रिस्ट्रिक्शन 4 में आता है, 4 पॉइंट में आता है। ये है पहला, पेड अप शेयर कैपिटल वाला रिस्ट्रिक्शन, लोन वाला रिस्ट्रिक्शन, गारंटी वाला रिस्ट्रिक्शन 3, और टर्नओवर या तो इनकम जो है इसका 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चौथा वाला पॉइंट। ये 4 रिस्ट्रिक्शन लगता है रिलेटिव के ऊपर। ठीक है, और तुम्हारा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर लगता है 3 रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ। ये हो गया पहला रिस्ट्रिक्शन 1, ये हो गया दूसरा रिस्ट्रिक्शन 2, ये हो गया तीसरा रिस्ट्रिक्शन 3। ये नंबर लिख क्यों रहे हो सर आप, क्योंकि ये नंबर लिखना इंपॉर्टेंट है, तुमको याद रहे कि कितना रिस्ट्रिक्शन है, किन के ऊपर कितना रिस्ट्रिक्शन है। क्या है, समझ में आ रहा है? अब आगे देखेंगे। अब आता है तुम्हारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्लस रिलेटिव दोनों जोड़ के, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिलेटिव दोनों जोड़ के इनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है कि मैनेजरियल पर्सनल केएमपी और एम्प्लॉय स्टेटस। देखो समझो, द पर्सन और द रिलेटिव्स मस्ट नॉट हैव द फॉलोइंग एसोसिएशन विद द कंपनी और इट्स ओन। यहाँ पे आप कैसे समझे सर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्लस रिलेटिव का होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया द पर्सन और देयर रिलेटिव, द पर्सन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और द रिलेटिव मस्ट नॉट हैव द फॉलोइंग एसोसिएशन, KMP एम्प्लॉय स्टेटस, दे मस्ट नॉट हैव बीन अ KMP और एम्प्लॉय इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या फिर उसका रिलेटिव है, वो जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं प्रिया, इसमें पिछले 3 सालों में या तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या तो उसके रिलेटिव्स जो है ना तो एम्प्लॉयमेंट में थे ना तो KMP के रूप में थे। KMP कौन होता है? KMP की मैनेजरियल पर्सनल, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, CEO, ये सारे होते हैं KMP, कंपनी का टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट KMP होता है। क्या होता है बताओ? KMP क्या होता है, फिर से बताओ ना दोस्तों। KMP तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खुद एंड उसके रिलेटिव्स कभी ना कभी KMP अगर थे पिछले 3 सालों में तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। पिछले 3 सालों में सर, ये जो पिछला 3 साल हो रहा है, हम लोग जो बोल रहे हैं पिछले 3 सालों में, कब से काउंट होता है पिछला? जिस दिन तुम सोच रहे हो कि तुमको एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठना है, तुम्हारा अपॉइंटमेंट होना है, पकड़ ले आज बैठना है, तो हम लोग पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, क्या तूने या फिर तेरे रिलेटिव ने हमारे कंपनी में एज अ KMP या फिर एम्प्लॉय काम किया था क्या? अगर हाँ तो तुम नहीं बन सकते। ठीक है,
अच्छा, रिलेटिव को एक एक्सेप्शन है कि अ रिलेटिव बीइंग एन एम्प्लॉय इज परमिटेड। चल, रिलेटिव बन सकता है एज अ एम्प्लॉय, पिछले 3 साल में एम्प्लॉय था, रिलेटिव एम्प्लॉय था, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉय बन सकता है पिछले 3 साल में? नहीं, आंसर है नहीं, ठीक है। समझ में? रिलेटिव का एक छोटा एक्सेप्शन है यहाँ पे, याद रखना। एफिलिएशन विद सर्विसेज का फर्म, पकड़ ले तेरा कोई फर्म वर्म है, ठीक है। दे must not have been a partner or employee of any auditing, secretarial, cost auditing, legal or consulting firm that received more than 10% of its turnover from the company's group in the last financial year, last 3 financial year। समझ इस चीज़ को। इसमें ये बताया कि ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है एंड उसका जो रिलेटिव है, ये किसी भी फर्म के साथ इन द वे ऑफ पार्टनर, ठीक है, देखना, इन द वे ऑफ बीइंग अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑडिटिंग, या फिर एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑडिटिंग कंसल्टिंग फर्म, मतलब फर्म के बारे में, ऑडिटिंग फर्म हो सकता है, कंसल्टिंग फर्म हो सकता है। ना तो पार्टनर थे ना तो एम्प्लॉय थे इस फर्म में। ये फर्म कौन है? ये फर्म वो फर्म है जिसने, जो प्रिया है, प्रिया वाला कंपनी है, इस कंपनी में, मतलब तुम्हारा एमिंग कंपनी, जिस कंपनी में तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो, इस कंपनी से 10% ऑफ इट्स टर्नओवर जो है इसी कंपनी से आया। मतलब इस कंपनी का, ये जो फर्म है, इसका जो इनकम हुआ है ना, इनकम 10% से ज़्यादा इनकम सिर्फ और सिर्फ प्रिया वाले कंपनी से आया है इस फर्म में। और अगर इसी फर्म में तुम पिछले 3 सालों में एज अ पार्टनर थे, एज एन एम्प्लॉय थे, तो तुम्हारा रिलेशन बन रहा है ना। कितना दूर का सोच रहा है, सोचना कितना दूर का सोच रहा भाई। कोई भी ऐसा फर्म जो कंपनी के साथ काम किया हो पहले, कोई ऐसा फर्म कोई ऐसा फर्म जो कंपनी के साथ, जिस कंपनी में तू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो, वहाँ पे काम किया हो, और 10% का टोटल इनकम इसी कंपनी को कंसल्टेशन देते हुए, ऑडिटिंग करते हुए आया हो इस फर्म को, और इस फर्म में तू इंडिपेंडेंट, ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसका रिलेटिव है, ना तो वो पार्टनर थे ना तो वो एम्प्लॉय थे, ठीक है। मतलब एकदम दूर दूर का रिश्ता, जैसे जैसे अडॉप्शन ही हुआ हो। समझ में आ रहा है? कोई भी किसी भी एंगल से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा समझ में आ रहा है? फिर आता है सिग्निफिकेंट होल्डिंग, शेयर होल्डिंग। ये तो 2% का है, सिंपल बात है। दे मस्ट नॉट होल्ड मोर देन 2% ऑफ इस टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। वही पेड अप शेयर कैपिटल यहाँ पर भी लिखा है, ये 2%, ये 2% यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है, सेम चीज़ है। पेड अप शेयर कैपिटल, वोटिंग पावर, वही बात है, ठीक है। लास्ट में आता है एनजीओ लीडरशिप एस एफिलिएशन। दे मस्ट नॉट बी ए सीईओ और डायरेक्टर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव्स मोर देन 25% ऑफ टोटल रिसीव फ्रॉम द कंपनी। पकड़ ले, प्रिया जो है ये डोनेशन वगैरह बहुत करती है एनजीओ वगैरह में, ठीक है। दे मस्ट नॉट बी अ सीईओ और डायरेक्टर ऑफ द एनजीओ। तो ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या फिर उसका रिलेटिव है, ये प्रिया जिस एनजीओ में डोनेशन करती है ना, उसका डायरेक्टर या फिर उसका क्या बताओ, डायरेक्टर या फिर सीईओ नहीं होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए? ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उसका रिलेटिव नहीं होना चाहिए इस एनजीओ में। क्यों सर? ठीक, इतना रिस्ट्रिक्शन क्यों सर? इतना दूर दूर का रिस्ट्रिक्शन क्यों? पकड़ ले, ये एनजीओ है, सिंपल टर्म में सब समझ में आ जाएगा तेरे को। पकड़ ले, ये एक एनजीओ है, इस एनजीओ में पैसा देता है प्रिया, ठीक है। प्रिया पैसा देता है एनजीओ को, डोनेशन करता है कितना? 25%, ठीक है, 25%। तो भारी अमाउंट में पैसा जाता है एनजीओ को। इसी एनजीओ का अगर डायरेक्टर या फिर सीईओ अगर एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहे प्रिया वाले कंपनी में, तो ये इंडिपेंडेंट रहेगा क्या? नहीं ना, इसका तो इंटरेस्ट रहेगा, इसका तो इंटरेस्ट रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इस बात का तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ना मैं तुमको एक चीज समझाता हूं। ये कंप्लीट हो चुका है, इतना यहां तक समझ में आ चुका है। अब देखो, समझो, कोई भी टॉपिक जो हमने आज किया है वो डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। कोई भी बच्चा आ रहा है यहाँ पे, सोच रहा है कि मैं 6 महीने में एग्जामिनेशन निकाल लूँगा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ मैं, फर्स्ट टाइम। तो मुझसे ये बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, 6 महीने में एग्जामिनेशन निकाल सकता हूँ? मैं कहता हूँ यस,
हाँ, निकाल सकते हो एग्जामिनेशन। अब ये जो यस है ये उन बच्चों के लिए है जो कैपेबल है। अगर तुमने ज़िंदगी में, कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में तुमने एवरेज मार्क्स लेकर आए हो, पढ़ाई में तुम ढीले हो, याद करना नहीं हो पाता, समझ में आ रहा है, और तुम सोच रहे हो 6 महीने में कवर कर लेंगे, तब तो तुम ये इम्प्रैक्टिकल बात सोच रहे हो ना, इम्प्रैक्टिकल सोच रहे हो। क्योंकि तुमको आज ये चैप्टर करते हुए लग रहा होगा क्या ये सब मेरे को याद आ सकता है, तो ये याद तभी आ सकता है जब इस चैप्टर को कम से कम 5 बार पढ़ लोगे तुम, तब तुमको धीरे धीरे याद आ जाएगा। और सिर्फ याद नहीं, स्टोरी के फॉर्म में समझो, मीनिंग समझो, क्यों क्यों एनजीओ को नहीं अलाउ किया जा रहा है कि इसका डायरेक्टर सीईओ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने प्रिया में। पैसा मिल रहा है ना एनजीओ को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो मेन मोटिव है वही तो किल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या फिर उसका रिलेटिव। समझ में आ रहा है? तो ये तुमको समझ समझ के जाना है, समझ समझ के जाओगे, थोड़ा रट्टा मारोगे, थोड़ा समझोगे और थोड़ा रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो तुमको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तुम्हारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मेन कॉन्सेप्ट। ठीक, अब ये डिक्लेरेशन है, बहुत ईजी है, सब समझा देता हूँ। देखो अच्छा, एनी अदर सच अदर क्वालिफिकेशन एस में भी प्रिस्क्राइब, मतलब फ्यूचर में अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन हुआ अदर क्वालिफिकेशन का तो यहाँ पे ऐड हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, ये सारे क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई करना है तो यहाँ पे ऐड हो सकता है फ्यूचर में, इतना ही बात है। डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हर टाइम पीरियड पे, हर एक इंटरवल में एक डिक्लेरेशन देना होता है। क्या तुमको समझाता हूँ, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में डिक्लेरेशन देना होता है कि हाँ भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा कोई इंडिपेंडेंट ब्रीच नहीं हुआ है। ठीक है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में। Thereafter, after at the first meeting held in every financial year, हर financial year में, पकड़ लिए 2026 आया, मार्च में ख़त्म हो जाएगा, जून से स्टार्ट हो, मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा दूसरा फिनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। उसमें जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगा वहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आके बैठ के बोलेगा सबसे पहले कि भैया मैं अभी भी इंडिपेंडेंट हूँ, कोई मेरा लेन देन का कोई ब्रीच नहीं हुआ। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने साइड से क्या करेगा बताओ, अपने ही साइड से वो अपना डिक्लेरेशन देगा। Whenever there is a change in circumstances that affect their independence, इसका मतलब ये कि अगर बाई चांस ऐसा कोई सिचुएशन आ गया कि पकड़ ली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने ये 10% का जो उसका टोटल इनकम था, याद है ये जो 10% हम लोगों ने देखा है, ये जो 10% ये ब्रीच हो गया, 10.1 चला गया अचानक साल के मिडिल में। ठीक है, 10.1% से ज़्यादा आ रहा है इनकम कंपनी का, 10% से ज़्यादा इनकम आ रहा है कंपनी से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो टोटल इनकम है उसका 10% से ज़्यादा आ रहा है कंपनी से, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर घबराएगा नहीं, वो सीधा कंपनी में बोलेगा कि भैया मेरा इंडिपेंडेंस ब्रीच हो चुका है, मेरा 10% से ज़्यादा जा चुका है। तो ये डिक्लेरेशन देना होता है। वेन एवर देर इज़ ए चेंज इन द सर्कमस्टेंसेज दैट अफेक्ट्स देयर इंडिपेंडेंस का स्टेटस, उसका इंडिपेंडेंस स्टेटस अफेक्ट हो गया, ब्रीच हो गया, या तो वो खुद या फिर उसके रिलेटिव्स का ब्रीच हुआ है, तो उसको बताना होगा, रिलेटिव्स को लेकर चलना है। यहाँ पे तुम अकेले नहीं बन सकते। ये एक ऐसा लौता सेक्शन है जहाँ पे तुमको एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए तुम्हारा रिलेटिव का हेल्प चाहिए बेटा। ठीक है, एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग तो तीन जगह तीन टाइम पे वो डिक्लेरेशन देगा। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या डिक्लेरेशन देगा कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, यही बात बताएगा वो, 3 टाइम पे बताएगा। सबसे पहला बोर्ड मीटिंग में, साल का सबसे पहला बोर्ड मीटिंग में, एंड जब भी उसका चेंज हो जाए तब वो बताएगा डिक्लेरेशन कि मेरा इंडिपेंडेंट स्टेटस हिल चुका है। क्या ये समझ में आ रहा है? चलो यहाँ तक ना मैं इसको पॉज करता हूँ, इस वीडियो को। आज का क्लास यहाँ तक रखते हैं हम लोग, यहाँ तक हम लोग आज का क्लास रखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक सेक्शन 149 कंप्लीट नहीं किया है। तो हम लोगों ने सोचा था सेक्शन 149 कंप्लीट करके 150 कंप्लीट करके 151 चले जाएंगे। देखो 149 अगर कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद के जितने भी सेक्शंस है ना सब आंडू पांडू सेक्शन है, बहुत इजी, कोई दिक्कत वाला सेक्शन नहीं है, एकदम इजी सेक्शन है। ठीक है, ये डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेक्शंस हैं। ये सेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, तो ये सारे बड़े बड़े सेक्शन हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन बाकी सब आंडू पांडू सेक्शन है। यहाँ पे टोटल जो सेक्शन का लिस्ट है, इस सेक्शन की लिस्ट में पकड़ लो जितने भी सेक्शन 27 सेक्शन है ना, तो 10 सेक्शन बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बाकी के सेक्शन छोटे छोटे। ये वैसे भी टाइम लगा के करना है, कम से कम 3 से 4 क्लास तो जाएगा इसका। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर रखा है। इसके बाद जो ये बाकी सारे सेक्शंस होंगे ना, ये एक एक गो में चला जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आई होप कि समझ में आ चुका है आपको। एंड
मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट ज़रूर पूछना है, ग्रुप्स में डाउट पूछना है। 8 बजे होता है डाउट सॉल्विंग क्लास एट आवर व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप का। एंड अगर समझ में नहीं आए तो बताना है, ठीक है, डर के नहीं रहना है। और मेरा एडवाइस मानो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है इस चीज़ को। जो मैंने मटेरियल दिया है वहीं से पढ़ो। आज शाम तक कम से कम 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए तुम्हारा ये वाला पोर्शन। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।